नमस्कार। द नॉलेज ब्रेकर्स के इस नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। जब बात शिक्षा की हो तो सबसे पहले जो हमारे दिमाग में विचार आते हैं वो है शिक्षा की सुलभता, शिक्षा की प्रभाविकता और इससे संबंधित और सारे मुद्दे। परंतु पिछले कुछ समय से एक समस्या पर हम सभी का ध्यान गया है कि NEP 2020 में शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने की बात की गई है, किंतु देश के कुछ स्थानों पर, कुछ राज्यों में हम सब ने देखा कि एकल विद्यालयों या कम पंजीकरण वाले विद्यार्थियों की संख्या वाले जो विद्यालय हैं उनके एकीकरण या मर्जर पर बात हो रही है, काम हो रहा है। बात जब दिव्यांग विद्यार्थियों के संदर्भ में होती है तो ये मुद्दा एक विचारशील मुद्दा हो जाता है। इसी तरीके से NEP में जो 3 भाषा फार्मूला दिया गया है उसकी भी जब बात आती है तो दिव्यांग कुछ खास प्रकार के दिव्यांग व्यक्तियों के विषय में या विद्यार्थियों के विषय में ये मुद्दा और ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है। तो ये जो कोशिश हो रही है या ये जो प्रक्रिया चल रही है इसके विषय में अपने विचार रखने के लिए आज हमारे बीच में हैं प्रोफेसर यशपाल सिंह जी, जो आचार्य हैं शिक्षा एवं सहबद्ध विज्ञान संकाय, महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड विश्वविद्यालय बरेली से आचार्य हैं और अपने विचार बड़े खुलकर मुक्त रूप से लोगों के बीच में रखते रहे हैं। आज की ये जो बातचीत है इसका हमारा मुख्य उद्देश्य केवल इतना सा है कि जो हमारे ट्रेनी टीचर्स हैं वो इस चीज़ को सुने और अपने विचारों को प्रखर करें, अपने विचारों से को और ज़्यादा बढ़ाएं। कई सारी चीज़ें जो उनके आसपास घट रही हैं उन पर उनका सोचना क्या है और उनको सोचने के लिए एक नई दिशा हम किस तरीके से प्रदान कर सकते हैं, केवल ये एक बातचीत है। तो आइए जानते हैं प्रोफेसर यशपाल सिंह से इन विषयों पर उनके विचार। उम्मीद है आप सभी को पसंद आएंगे। तो जो मैं कह रहा हूँ कि जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल है वो सीधे सीधे कहता है कि आपको सोशल जस्टिस और इकोनॉमिक जस्टिस की हम गारंटी करेंगे। सर एक बात और ठीक है। अब ये जो कोई बात नहीं, परफेक्ट कुछ नहीं होता, उसकी चिंता नहीं है। आप एक बात समझो कि सोशल जस्टिस और इकोनॉमिक जस्टिस के पास ओनली मीन्स जो आपके पास है एक डेमोक्रेटिक सेटअप में, आप एजुकेशन के अलावा और किस चीज़ से दोगे बताओ? एजुकेशन ही है जिसके माध्यम से आप सोशल जस्टिस और इकोनॉमिक जस्टिस की गारंटी कर सकते हैं टू ए मैक्सिमम एक्सटेंट। ठीक, अब उसी में अगर आप गौर करिए तो हमारे पास जो तरीका है कि हमने आर्टिकल 45 जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का है उसके तरफ से हमने राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन किया। उसके बाद उसी को और एक्सटेंड करते हुए हमने क्या किया, हमने RTE एक्ट दे दिया 2009 में, राइट टू एजुकेशन का। उस RTE एक्ट में हमने एक प्रोविजन किया और वो आज भी एग्जिस्टिंग है, उसको हमने डिलीट नहीं कर पाया है। अब वो प्रोविजन क्या है, हमने कहा कि हम बच्चे को 5वीं क्लास तक की एजुकेशन देने के लिए उसके घर के 1 किलोमीटर की रेडियस में स्कूल देंगे। 8वीं क्लास के लिए हम उसके घर के 3 किलोमीटर की रेडियस में स्कूल देंगे। करेक्ट। अब जो मैं बात कर रहा था, जब हम इंक्लूजन की बात करते हैं उसको भी इसी में जोड़िए आप, ईच लाइफ मैटर्स। तो अगर एक सिंगल बच्चा भी है तो क्या उसका राइट नहीं है एजुकेशन? और आप उसका राइट टू एजुकेशन जो आपको इंश्योर करना वो कैसे करोगे? स्कूल ही नहीं है, स्कूल बंद कर रहा है। स्कूल जब आप क्लोजर और मर्जर ला रहे हो तो आप कर क्या रहे हो? कह रहे हो इसमें बच्चे कम है तो इसको मर्जर कर दो। आपने क्या किया, आपने 5वें का स्कूल जो 3 किलोमीटर, मतलब 5वें का स्कूल 1 किलोमीटर की रेडियस में होना चाहिए था, वो आपने पहुंचा दिया 10 किलोमीटर पे। अब आप जरा वास्तविकता समझिए, किसान हो या मजदूर हो गांव का, ठीक है, किसान मजदूरी गांव में रहते हैं मैक्सिमम, उनका बच्चा है 6 साल का बच्चा है, पहली क्लास में पढ़ता है, 10 किलोमीटर कौन लेके जाएगा उसको रोज, और कौन लेके आएगा स्कूल से? तो आप इसेंशियली कर क्या रहे हो? आप इसेंशियली आप उसका राइट जो है वो आप उससे आप उसे एजुकेशन देने नहीं चाहते। तो ये जो मसला हम कर रहे हैं क्लोजर मर्जर का, इसके माध्यम से हम राइट टू एजुकेशन एक्ट के टोटली खिलाफ जा रहे हैं।
और राइट टू एजुकेशन एक्ट और जो आर्टिकल 45 है वो दोनों कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं, संसद से पास है। जब तक आप संसद से कोई नियम जो पास है उसको आप संसद से ही उसमें कुछ करेक्शन नहीं कराते, तब तक आप उसके एंटी कैसे जा सकते हैं? तो ये जो सरकार का कदम है ये एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल है, एंटी पार्लियामेंट है, एंटी सोशल जस्टिस है, एंटी इकोनॉमिक जस्टिस है, एंटी डिग्निटी ऑफ लाइफ है, एंटी इंक्लूजन है। और क्या चाहिए इस पॉलिसी को विड्रॉ करने के लिए? इसके साथ जो गर्ल्स एजुकेशन है, गर्ल्स एजुकेशन वो और बड़ा इशू है सर, कि जब हम घर के पड़ोस में गर्ल्स को एजुकेशन नहीं दे पा रहे थे, जैसा कि बहुत सारे हम बच्चों से एक्सपीरियंस लिया है उनके पेरेंट्स से, कि वो नाइबर्स अपने घर के स्कूल जो है पड़ोस में है वहां नहीं भेज रहे कि रास्ते में ऐसी समस्या वैसी समस्या हो रही है, तो वो 3 किलोमीटर और 5 किलोमीटर कैसे जाएंगे? ये तो और बड़ा क्राइम है कि हम डिस्क्रिमिनेशन कर रहा हूं। जिस भी पहलू से देखेंगे ये पॉलिसी जो है टोटली मतलब सारे जो डेमोक्रेटिक इथोज हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज हैं, उन सबके खिलाफ है हर तरह से। और मुझे मजा इस पे आया कि हाई कोर्ट ने इसको पास कर दिया अप्रूव करके। कौन वकील था, कौन जज था, अभी एक और मजेदार किस एंगल से सोचा गया? इसमें सर एक बहुत लंबी लड़ाई लड़ी जो डेफ एडवोकेट्स हैं या डेफ एडवोकेसी के लिए लोग जो ग्रुप काम कर रहे हैं, उन्होंने कहा जी आप 3 लैंग्वेजेस पढ़ा रहे हो जब डेफ बच्चे को एक लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही। सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़के वो सिंगल लैंग्वेज फॉर्मूला तक ले आए। आपने फिर उनको 3 पेपर ला के रख दिया एनईपी में। अब बताइए वो बच्चा इसका मतलब एडमिशन ले नहीं, आप एक बात सुनो, 1954 का है 3 लैंग्वेज फॉर्मूला। 1954 से कितने साल हो गए? 71 ईयर्स। 71 ईयर्स में हम नॉलेज एक्सप्लोजन की बात करते हैं, हर 5 साल में नॉलेज डबल हो रहा है। 71 ईयर्स में कितना गुना हो गया? चक्रवृद्धि ब्याज लग रहा है। इतना नॉलेज बढ़ गया। आप अब भी वो 54 के पर पकड़े हुए हो। मेरी यूनिवर्सिटी का वो ध्येय वाक्य ना, चले हुए कहां कर रहे हो भाई? आप चीजों को नए पर्सपेक्टिव्स में भी तो देखोगे। सामान्य बच्चों के कॉन्टेक्स्ट में तो त्रिभाषा फार्मूला एक प्रकार से हम कह रहे हैं वो एग्जीक्यूट करते हैं तो अच्छा भी है, लेकिन जब हम बात करते हैं डेफ बच्चों की, जहां पर सर ने कहा कि सिंगल उनकी फर्स्ट लैंग्वेज जो मदर टंग है वही डेवलप नहीं होती, और मोर देन 95% जो चिल्ड्रंस हैं वो हियरिंग फैमिली में बर्थ होने के कारण उन्हें जो मदरस मिलना चाहिए पेरेंट्स की तरफ से वो मिल नहीं पाता, इसलिए अप टू 6 ईयर तक विदाउट एनी लैंग्वेज दे सर्वाइव। और देन जब हम 3 लैंग्वेज उनको एक साथ दे देंगे, फर्स्ट लैंग्वेज फॉर्म सर नहीं हुई तो हम 3 लैंग्वेज एक साथ देंगे, इसका मतलब उनका एक और लैंग्वेज हैमरिंग हो रही है जिससे कि वो ड्रॉप आउट्स की तरफ बढ़ रही है। आप ये देखो ना कि हमारी जो भी रिसर्च है पिछले 50 साल की, वो ये कहती है कि बच्चे को प्राइमरी एजुकेशन मदर टंग में देनी है। तो फिर ये 3 लैंग्वेज कहां से आ जाएगी? और जब मदर टंग की बात कर रहे हो तो मदर टंग है हर जगह। तो आपको बेसिकली डाइवर्स हमारा जो सोसाइटी है उसके हिसाब से प्लूरल होना। तमिलनाडु का बच्चा तमिल में पढ़ेगा, महाराष्ट्र का बच्चा मराठी में पढ़ेगा, गुजरात का बच्चा गुजराती में पढ़ेगा, पंजाब का बच्चा पंजाबी में पढ़ेगा, जम्मू का बच्चा डोगरी में पढ़ेगा, किन्नौर का बच्चा किन्नौरी में पढ़ेगा, मणिपुर का बच्चा वहां की मणिपुरी में पढ़ेगा। आप सबको एक कैसे कर सकते हो? ये जो जिद है ना कि सबको एक सांचे में ढाल देंगे, इसने बिल्कुल नरक कर कैसे कर सकते हो बताओ? लेबलिंग सेम वाली कंडीशन जो है वो खतरनाक कैसे हो जाएगा? पर ये पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए तो और ज्यादा पॉलिटिक्स को आप एजुकेशन में क्यों घुसा रहे हो भाई? समस्या ये है कि आपको पॉलिटिक्स को एजुकेशन में लाने की जरूरत क्या है? आपके पास एजुकेशन का एक रिजर्वायर है नॉलेज का, उस नॉलेज रिजर्वायर का इस्तेमाल क्यों नहीं किया जा रहा? क्या अच्छा फिर आप मुझे एक बात और नहीं समझ में आती कि एक वो शरद जोशी कविता थी ना कि इस देश में बहुत कुछ है मगर वही नहीं है जिसके लिए वो है। जिसके लिए वो
फिर आप बताओ, हम एजुकेशनिस्ट हैं पर एजुकेशन में हमारी राय नहीं पूछी जाएगी, एजुकेशन कुछ और लोग तय करेंगे। एक हमने ये तय कर लिया कि हाँ, हिंदुस्तान में जो ब्यूरोक्रेसी है वो सर्वज्ञ है, क्योंकि वो एक बार ऊर्जा का सचिव होता है, एक बार शिक्षा का सचिव होता है, एक बार वो पता लगा लेबर मिनिस्ट्री में सचिव होता है, एक बार वो पता लगा कि इंडस्ट्री में सचिव होता है, तो वो सबका क्या नहीं है। आपने सारा कुछ ब्यूरोक्रेसी पे छोड़ दिया। ये जिसका काम उसी को साझे। हम नहीं करें और करें तो डंडा वाले डंडा ना बजाइए, लेकिन कम से कम जिसका काम है उसको तो दीजिए। एजुकेशन की बात एजुकेशन वालों को दीजिए ना। लैंग्वेज की बात लिंग्विस्टिक एजुकेशन एक अलग पहलू है पूरा। उसका जो नॉलेज रिजर्वायर है उसका कितना हम इस्तेमाल कर रहे हैं बताओ। क्या हमने कभी सोचा कि इसमें रिसर्च क्या हुई है? पूरी दुनिया में ये बात मतलब स्थापित है आज की तारीख में कि मदर प्राइमरी एजुकेशन जो है बच्चे की वो मदर टंग में हो। और जो बच्चे का इतना कोमल मस्तिष्क उस में होता है कि आप उस पर दूसरी भाषा सीखने का क्यों दबाव डालो। हर भाषा के साथ एक बड़ी खास बात है जो मेरी अपनी समझ में आती है कि भाषा की अपनी न केवल वो भाषा सिंबल ही नहीं है। हम भाषा को सिंबल की तरह जो लेते हैं ना वो बहुत गलत करते हैं। भाषा सिंबल भर नहीं है, भाषा कल्चर है, भाषा ज्योग्राफी है, भाषा जो है आपके लाइफ स्टाइल है। जब आप कल्चर की बात, अब एक बात बताऊं, एक बड़ा सिंपल सा कंपैरिजन है। यूरोपियन कल्चर में, अमेरिकन कल्चर में किसी एक अलग कॉन्सेप्ट है, हमारे कल्चर में किसी दूसरा कॉन्सेप्ट है। दोनों का भाषाई जब रेफरेंस कि दे मेट एंड ग्रीटेड ईच अदर विद किसिंग, अंग्रेजी में हो सकता है, हिंदी में कर लोगे, मराठी में कर लोगे, उर्दू में संभव है। लैंग्वेज की कल्चर है, लैंग्वेज की ज्योग्राफी। फिर हम दूर जाएंगे तो लैंग्वेज की पॉलिटिक्स भी है। बिल्कुल। हम चलो उसकी बात नहीं करते पॉलिटिक्स की, लेकिन कल्चर की बात तो आपको करनी पड़ेगी, ज्योग्राफी की तो आपको बात करनी पड़ेगी। उसी पे माइलस्टोन, उस बच्चे को जो छोटा बच्चा है उसके माइलस्टोन उसी पे ग्रो होंगे सारे, और आगे बढ़ करके वो उसी के आप तो पियाजे की स्टेजेस की बात करते हो ना। स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, हमारा सारा खेल ही वहीं जाके अटक रहा है। नहीं, सरकार भी एक तरफ बाल वाटिका पर फोकस कर रही है कि हम बाल वाटिका जो है ना वो शुरू करेंगे, और दूसरी तरफ स्कूलों का जो ये है जिनको नाइबर स्कूल अपने घर के पड़ोस में जो शिक्षा प्राप्त करने का है वो उसका अंत हो रहा है। ये एक अपोजिट, एक विरोधाभास लग रहा है, और इसका दूरगामी परिणाम जो बच्चों की शिक्षा है। मैं तो सीधे इसकी जो एंटी पार्लियामेंट्री, एंटी कॉन्स्टिट्यूशन। तो आप सभी ने प्रोफेसर यशपाल जी के विचारों को सुना। उम्मीद करता हूँ कि ये एक ऐसी इंसाइट हम लोगों को वार्ता ने दी है जिससे हम ये समझ सकते हैं कि जो बच्चों के साथ अभी स्थितियां बन रही हैं आखिर वो क्या है, इनका परिणाम क्या निकलेगा। हालांकि ये भी बताते हुए मुझे बड़ा अच्छा सा लग रहा है कि ये जब टॉक हमारी रिकॉर्ड हुई थी उसके अगले दिन या उसके ठीक 2 दिन के अंदर अंदर माननीय उच्च न्यायालय का एक फैसला आया था जिसमें ये मर्जर पर रोक लगा दी गई थी, और उसमें कहा गया था कि सरकार इस पर पुनर्विचार करे। और उससे भी बड़ी खुशी की बात यह है कि खुद मुख्यमंत्री ने आज इसमें दिया हुआ है, पेपर में भी दिया है, और मैं इसमें न्यूज़ में कहीं पढ़ रहा था और ये पता चला कि देख के अच्छा भी लगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये घोषणा की है कि ये जो मर्जर की जो प्रक्रिया है इसको फिलहाल रोका गया है और हो सकता है उनको वापस रिस्टोर किया जाएगा। इससे ये भी पता चलता है कि पॉलिटिकल नेतृत्व जितने भी हैं वो कम से कम इन चीज़ों के विषय में थोड़ा सा एक सेंसिटिविटी रखते हैं, और जैसे ही उन लोगों को भी ये विचार आते हैं या कहीं से भी उन तक बात पहुंचती होगी या उनका खुद का भी अपना एक रिफ्लेक्शंस हो सकते हैं कि उनको लगता है कि भाई इस तरीके से कोई चीज़ें गलत हो रही हैं या इससे बच्चों के भविष्यों पर प्रभाव पड़ेगा, तो नेचुरली उन्होंने ने भी उस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान दिया। और ये एक अच्छा हुआ कि अभी फ़िलहाल इस चीज़ पर रोक लग गई है और
दोबारा इस पर विचार होगा। और जो काम नहीं कर रहा है भाई उसको तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो चीज़ें चल रही हैं, जो चीज़ें एक फंक्शनैलिटी में हैं, बच्चों तक वो बेनिफिशियरीज को मदद कर रही हैं, उन चीज़ों को थोड़ा सा चलते हुए रहना देना चाहिए। खैर ये सब चीज़ें अब भविष्य के गर्त में हैं, क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन ये विचार रखे जाने बहुत ज़रूरी है, जिससे कि हम और आप भी ये चीज़ें समझ सकें। चीज़ों को एक्सेप्ट करना एक अलग बात है, चीज़ों को जस्टिफाइड करना एक अलग बात है, और क्रिटिकल एनालिसिस करना बिल्कुल अलग बात है। तो ये क्रिटिकल एनालिसिस के लिए ये जो टॉक थी, इसने आपको एक मौका दिया होगा। आप भी सोचेंगे, विचारेंगे, और ऐसे ही कई और मुद्दों पर हम आगे भी बातचीत करते रहेंगे। ऑफलाइन ऑनलाइन जैसी भी स्थितियाँ बनेंगी, हम विभिन्न प्रकार के जो हमारे रिसोर्स पर्सन्स हैं, हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं, उनसे हम बातचीत करते रहेंगे। इसी आशा के साथ आप सभी का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। गुड डे।